रीबर्थ ऑफ डेविल्स एंजल, एपिसोड 1। काली अंधेरी स्याह रात, जंगल के बीचों बीच दर्द से तड़पती एक लड़की उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़े निशान गवाही दे रहे थे उस पर हुई जुल्म की। पिछले 3 दिन से वो यहाँ थी, आज शायद उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। उसके कपड़े मारपीट की वजह से थोड़े फट गए थे, जिसमें उसकी सुनहरी त्वचा दिख रही थी, तीखे नैन नक्श बाली। वो लड़की दूध सी गोरी एनेचाई थी, प्यार सांवली भी नहीं थी। उसका वो सुनहरा रंग उसे बहुत सुंदर बना रहा था। इस हालत में भी उसका मासूम सा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना कर रख दे, ऐसी थी वो लड़की। उसके ठीक सामने एक लड़का था जिसे टॉर्चर किया जा रहा था। वो लड़की भीख मांग रही थी उसकी जान बख्शने को। उस लड़के को मारने के लिए आयरन सटीक का यूज कर रहे थे। वो लड़का दर्द से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा है मानो वो आयरन स्टिक उसकी त्वचा को जला रही है। वो बहुत दर्द में है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक एनेचाई निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उस जंगल में कुछ लोग आए, जिसमें 2 अधेड़ उम्र के पति पत्नी, 2 जवान लड़के और एक लड़की थी। मोम, मैंने कहा था आपको मार डालो इस कुटिया को, इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, इसको जीने का कोई हक नहीं है। वो अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, बेटा बस आज की रात थी इसके पास, वैसे भी वो शेयर हमारे नाम हो गए हैं, अब इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अब इसके शेयर के साथ सिसोदिया एंटरप्राइजेस के शेयर जो विराज के बाद सिया के होंगे, और सिया ही नहीं रहेगी तो विराज की दौलत भी हमारी हो जाएगी। कामिनी ने कहा, विराज सिर्फ मेरा था, उसका पैसा प्रॉपर्टी सब मेरा था, पर इसकी वजह से मेरे विराज ने मुझे कभी देखा ही नहीं। तभी जमीन पर पड़ी उस लड़की ने मासूम सी नजरों से देखकर कहा, कामिनी दी, आप तो राहुल से प्यार करती थी ना, मैंने आपसे विराज को कैसे छिना? मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, अंकल ने ही मेरी शादी उनसे करवाई है। कामिनी ने कहा, ओ रियली मेरी प्यारी बहना ट्यून पत्ता है, तुम अपने पति को नहीं जानती थी, पर तुम्हारा पट्टी तो तुम्हारे पीछे पागल है। तुम पर आने वाली मुश्किल पहले सॉल्व कर देता था। कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, पर हर बार उसने ट्यून बचा लिया, पर अब नहीं। देखो अपनी आंखों से देखो कैसे ग्रेट बिजनेसमैन विराज सिसोदिया अपने घुटनों पर आ गया तुम्हारे लिए, तुम जैसी मामूली लड़की को बचाने के लिए, पर तुम तो इससे प्यार नहीं करती ना। तभी दूसरा लड़का आगे आया जिसका नाम राहुल है। राहुल ने कहा, उस पीटते लड़के को देखकर, कैसा लग रहा मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यू नो इट इज हर्टिंग मी हियर। हंसते हुए, तुम्हारे साथ रहकर मेरी पहचान क्या रह गई थी? कौन जानता था तुम्हें? मेरे दादाजी ने तुम्हारे पिता को गोद लिया था। कौन जानता था तुम्हारे पापा को? उन्होंने मेरे डैड का हक भी ले लिया। सिसोदिया खानदान का कानूनन वारिस था मैं, पर मेरे दादाजी ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। सब छीन लिया तुमने मुझसे, गुस्से और नफरत से। पर अब खोने की बारी तुम्हारी है विराज सिसोदिया, मैं तुमसे तुम्हारी जीने की वजह, तुम्हारी सिया ही छीन लूंगा। जोर जोर से हंसते हुए विराज ने कहा, राहुल तुम्हें मुझे मारना है मार दो, पर सिया को छोड़ दे, वो मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। सिया बिना पलके झुकाए विराज को देख रही थी, जिस इंसान से उसने कभी बात नहीं की। 1 हफ्ता पहले जब भूख हड़ताल पीआर बैठ गई तो विराज को अस से मिलना पड़ा था, और उसने मिलकर ही विराज से तलाक की मांग रख दी थी। तब विराज ने अस से कहा था कि वो इस जन्म में तलाक नहीं देगा। आज सिया अपनी बातों को याद करके रो रही थी। वो जानती थी विराज उससे प्यार करता था, वो सब जानती थी, फिर भी वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी उसके बहन के प्यार की। सिया को याद आता है सिया आराम से रह सके इसलिए विराज उससे मिलता नहीं था। वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। आज वो इंसान उसकी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कामिनी ने उसके बालों को पकड़ा और थप्पड़ मार के कहा, तुम मनहूस हो, जब पैदा हुए तो अपने माँ बाप को खा गई, फिर अपनी खूबसूरती से हर जगह अटेंशन ले जाती, स्टडी में भी तुमने मुझे नीचा दिखाया, फिर विराज का दिल भी तुम पर आ गया, सब तुम्हारे इस चेहरे का दोष है। कामिनी की हंसी इस वक्त बहुत डरावनी थी। दिव्यम, तुम हमेशा से इसे पाना चाहते थे ना, आज रात ये तुम्हारी है। विराज ने कहा, हाथ मत लगाओ मेरी सिया को राहुल, वो तुम्हारी भाभी है, तुम कैसे कर सकते हो इसके साथ ऐसा, वो मासूम है, छोड़ दो उसे। राहुल ने कहा, ना आप मेरे भाई हो ना सिया मेरी भाभी, तुमने मुझसे छिना है उसे, तो सजा तो उसे भी मिलेगी ना, और तुम्हें भी दर्दनाक मौत मिलेगी। मेरे भाई कह के वो उन सबके पास चला गया। कामिनी, विराज मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, आज तुम अपनी ही बीवी को बेआबरू होते देखोगे, आज तुम्हें पता चलेगा दर्द किसे कहते हैं। कामिनी हंसते हुए, विराज नम आंखों से सिया को देख रहा था। तभी पीछे से उसके सिर प्यार किसी ने मारा।
लगातार टॉर्चर करने की वजह से उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। दिव्यम ने उसकी आंखों के सामने सिया से बदतमीजी करना शुरू कर दिया और विराज गुंडों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो दौड़ते हुए सिया की तरफ भागा और दिव्यम को एक पंच मार दिया और वो सिया से दूर गिरा। उसने देखा सिया की शर्ट फट गई थी और वो रो रही थी। विराज ने उसे उसके दुपट्टे से ढका और एसबीएसी लड़ने लगा। कामिनी के पेरेंट्स वहां से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा कर चले गए थे। अपने लोगों को पीटता देख कामिनी ने विराज पर गोली चला दी, पर गोली विराज को लगती इससे पहले ही सिया वहां पहुंच गई और गोली इसके सीने के पार हो गई थी, जिसे देख विराज का दिल ही धड़कना बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। विराज ने सिया को पकड़ा, उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, सिया उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। सिया दर्द में मुस्कुराते हुए ने कहा, आई एम सॉरी विराज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर भगवान मुझे मौका देता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देती। मुझे माफ कर देना विराज, आई एम सॉरी। विराज ने कहा, सिया एने चाहे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। सिया उठो। तभी पीछे से एक गोली विराज के कंधे पर लगी। सिया ने कहा, विराज तुम ठीक हो? टूटती हुई सांस में तभी राहुल ने एक और गोली विराज पर चला दी और वो सिया के ऊपर गिर गया। सिया और विराज की टूटती हुई सांसें गवाह थी उनके साथ हुए अन्याय की। आधी रात को पसीने से लथपथ सिया जब उठी तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। डर की वजह से वो कांप रही थी। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे के अंदर आया और सिया को अपनी बाहों में घेर लिया। अनजान शख्स, सिया तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तुमने क्या कोई बुरा सपना देखा? सिया अभी भी डर से कांप रही थी। वो शख्स धीरे धीरे सिया की पीठ सहला रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिया ने अपना होश संभाला तो वो हैरान रह गई। उसके सामने विराज बैठा था, वो उसकी बाहों में थी। सिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराज, वो मैं अपने रूम में जा रहा था तो तुम्हारी आवाज़ सुनी तो देखने आया था। तुम ठीक हो? सिया, हाँ मैं ठीक हूँ, बस डरावना सपना था। विराज, ओक तुम आराम करो, बाय, गुड नाइट। सिया, रुको। विराज रुकते हुए, कुछ कहना है सिया? वो आप अभी ऑफिस से आए? विराज, हाँ सिया, आपने डिनर कर लिया? मैं आपके लिए डिनर गर्म कर दूं? विराज, तुम ठीक तो ना? सिया, हाँ क्यों? सिया विराज से बात करना पसंद नहीं करती थी। उसे विराज से डर भी लगता था और उसे लगता था कि विराज ने उससे बदला लेने के लिए शादी की है। अब बदला किस बात को वो हम आगे जानेंगे। इसलिए विराज को हैरानी हो रही थी, जो लड़की 2 मंथ से उसे इग्नोर कर रही है वो आज अचानक से बात क्यों कर रही है। विराज, कुछ नहीं, तुम आराम करो, ये कहकर वो रूम से चला जाता है। सिया फिर से सपने के बारे में सोचने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी उसने सपना देखा या अपना आने वाला भविष्य। उसने फोन में टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे और आज की तारीख थी 1 फरवरी 2024। इसका मतलब था वो 10 महीने पहले आ गई थी। क्या ये उसका पुनर्जन्म था? डरावना सपना था या थी कोई हकीकत? उसके मन में बहुत सवाल थे, लेकिन जवाब तो भविष्य के गर्भ में थे। सिया की रात करवटें बदलने में ही चली गई। उसे नींद सुबह के 4 बजे आई थी। सुबह 7 बजे उसके दरवाजे पर नोक की आवाज आई। सिया बिटिया उठ जाओ, आपको कॉलेज भी जाना है। सिया अधखुली आंखों से बेड पर बैठ जाती है। इस समय वो बहुत मासूम लग रही थी। उसके मिड लेंथ हेयर उसके चेहरे पर थे। कर्टन से आती धूप उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी स्किन को सुनहरा बना रहा था। फिर वो उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अपना सामान वो बैग में डाल के चल पड़ती है। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है, उसकी नज़र सामने बैठे उसके पति पर जाती है, जो अपनी चाय पी रहा था। विराज और सिया दोनों की सुबह चाय से ही शुरू होती थी, एकदम कड़क चाय। ऐसा पहली बार था उसने विराज जो इस टाइम तक घर में देखा था। वो अक्सर सुबह उसके उठने से पहले चला जाता था और उसके सोने के बाद घर आता था। एक घर में रहकर भी वो दोनों अक्सर मिल नहीं पाते थे। तभी डोर बेल बजती है। एक मेड दरवाजा खोलने के लिए जाती है और घर में एंट्री होती है कामिनी की। कामिनी सिया के चाचा की बेटी है। वो और सिया दोनों ही 22 बरस की है। कामिनी उससे कुछ ही महीने बड़ी होती हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। सिया जहां कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही थी, वहीं कामिनी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रही थी। कामिनी के पापा की अपनी कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट सर्किल में थी, जिसमें 60% शेयर सिया के नाम पर थे। पर सिया इस बात से अनजान थी कि ये शेयर सिया के नाम उसके 23 बरस के होने पर मिलने थे। सिया, गुड मॉर्निंग दी। कामिनी, गुड मॉर्निंग सिया, मैं तुमसे मिलने आई थी। आज कॉलेज साथ में चलते हैं? हम कॉलेज के बाद राहुल और दिव्यम के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। सिया, ऑफ दी स्माइल,
वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसकी नज़र कामिनी पर गई जो बेशर्मी से विराज की तरफ देख रही थी। उसे देखकर सिया को फिर अपना सपना याद आता है। उसे याद आता है कामिनी पिछले जन्म में भी उनके घर आई थी। उस समय विराज घर पर नहीं था। वो लोग मूवी देखने गए थे जहाँ दो लड़के सिया से बदतमीजी करने लगे थे। तभी वहाँ पर दिव्यम आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो दिव्यम से इम्प्रेस हो जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो गुंडे कामिनी ने अरेंज किए थे सिया को अपने जाल में फंसाने के लिए, और सिया दिव्यम को अपने सेवियर के रूप में देखने लग जाती है। सिया अपने सपने की हकीकत जानने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। विराज सिया और कामिनी दोनों को इग्नोर करके वहां से अपने ऑफिस निकल जाता है। विन कामिनी और सिया अपने कॉलेज के लिए सिसोदिया एंटरप्राइजेज _7 कार बिल्डिंग में एंट्री करती हैं। वहीं मिडिल वाली कार का दरवाजा जब बॉडीगार्ड खोलते हैं तो विराज पूरे स्टाइल में बाहर निकलता है। कूल। इस टाइम उसे कोई लड़की देख ले तो वो विराज पर पूरी तरह फिदा हो जाएगी। उसका सांवला रंग, 6 फीट हाइट, टाइट मसल्स जो उसके कपड़ों की फिटिंग से पत्ता लग रहे थे। 31 की उम्र में भी वो 25 साल का लग रहा था। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो सीधा रिसेप्शन एरिया से होते हुए लिफ्ट की तरफ गया। उसके साथ उसका पीए अमन था जो उसे उसकी मीटिंग्स के बारे में बता रहा था। लिफ्ट 20 फ्लोर पर आकर रुकती है जिसमें से विराज बाहर निकलता है और अपने केबिन की तरफ बढ़ता है। विराज का केबिन काफी बड़ा था। उसके एक साइड में एक बड़ी बुक सेल्फ थी। उसके साथ एक बड़ी अलमीरा थी जिसमें ट्रांसपेरेंट ड्रॉअर थे इंपॉर्टेंट फाइल्स रखने के लिए। ग्रे व्हाइट कॉम्बिनेशन से बने इस आलीशान ऑफिस में एक लाइट पिंक और ब्लू कॉर्नर भी था जो एक्सेप्शन था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अमन सिया की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, आज वो बाहर मूवी के लिए जा रही हैं। अमन: क्या हुआ सर? मैम पर कोई खतरा है क्या? विराज: वो कामिनी के साथ जा रही हैं और तुम जानते हो कामिनी उससे नफरत करती है। अमन: मैं शैडो गार्ड को अलर्ट कर देता हूँ। अमन विराज का पीए ही नहीं बल्कि वो इंसान था जो विराज को सबसे ज्यादा जानता था। किस तरह दिन रात मेहनत करके उसने सिसोदिया अंपायर खड़ा किया था। जब उसके दादाजी ने कंपनी के 20% शेयर बेचकर विराज के पापा को बिजनेस के लिए डायर थे, बाकी के 80% राहुल के पापा के पास थे जो उन्होंने धीरे धीरे करके डुबा दिए। इसलिए राहुल का मन ना था कि वो पैसे उसके दादा ने दिए हैं तो उन पर हक भी उसका ही है, विराज का नहीं। विराज: ओक अब तुम जाओ। अमन: जी सिर। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। कॉलेज खत्म होने के बाद कामिनी राहुल और दिव्यम के साथ मिलकर सिया का वेट कर रही थी। जब सिया रानी, सिया की बेस्ट फ्रेंड यानी कि रायमा मेहरा के साथ बाहर आई। रायमा को कामिनी और उसकी गैंग पसंद एने चाहिए थी और कामिनी को भी रैनी पसंद नहीं थी, लेकिन वो सिया को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि कामिनी सिया की सिस्टर थी। उसने उन्हें देख करके सिया से: रैनी ठीक है सी यू, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और घर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। दिव्यम: क्यों, तुम क्या सिया की बॉयफ्रेंड हो जो वो ट्यून बताएगी? रैनी: इससे तुम्हें क्या है, मैं सिया से बात कर रही हूँ तो अपना मुंह बंद रखा करो। सिया: गाइस झगड़ा मत करो और रैनू मैं तुझ घर पहुँच के कॉल के दूंगी। ओक। रैनी: ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। सिया। बॉय मूवी देखने के लिए जब वो लोग थिएटर में जा रहे थे तब दो लड़कों ने सिया के ऊपर घटिया कमेंट किया और सिया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया तो वो लोग सिया को परेशान कर रहे थे। तभी दिव्यम वहां आ गया और उन लड़कों को वहां से मार के भागा दिया। सभी मूवी देखने के बाद घर चल पड़े। तभी विराज की कार वहां आ गई। ये कार विराज ने सिया के लिए खरीदी थी और इसका ड्राइवर विराज का भरोसेमंद बॉडीगार्ड करण था। गाड़ी में सिया अपनी सोच में: ये सब तो वैसा ही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा था। इसका मतलब जो मैं सपना समझ रही थी वो सपना नहीं, मेरा पिछला जन्म था। सिया को दिव्यम और रायमा की लड़ाई देखकर याद आता है कि पिछले जन्म में भी उन दोनों की इसी तरह लड़ाई हुई थी और आज भी पिछले जन्म की तरह उन लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। रात को सिया घर आकर अपने कमरे में आकर सो गई। वो और विराज अलग अलग रूम में सोते थे। सिया ने शादी के बाद अलग रूम की डिमांड कर दी थी जिसे विराज ने पूरा भी कर दिया। सिया कभी भी विराज के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन विराज हमेशा सिया के सोने के बाद उसके कमरे में आता था और उसे प्यार से निहारता था। उसके पास यही वक्त होता था सिया को देखने का, इसलिए वो जानबूझ के जल्दी घर नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ एक पॉश इलाके में हवेली थी जो बाहर से देखने में ही आलीशान लग रही थी, लेकिन उस हवेली के पीछे कुछ 500 मीटर दूर एक कैद खाना भी था। चारों तरफ गार्ड फैले हुए थे। हवेली की सुंदरता देखते ही बनती थी। हवेली में एक कपल बैठा था, उनके पीछे एक फैमिली पोर्ट्रेट था जिसमें उन कपल के अलावा 2 लड़के और एक लड़की थी। देखने में एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। वो औरत उस आदमी से: वीर को आए इतना वक्त हो गया है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है?
वही कैदखाने में दो लड़कों को बहुत बुरी हालत में रखा गया था, उन्हें किसी ने बेरहमी से पीटा था। वो लड़के सामने खड़े लड़के से रहम की भीख मांग रहे थे, पर सामने खड़े उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उस लड़के की आवाज वहां गूंजी, बहुत शौक है तुम लोगों को दूसरी लड़कियों पर गंदे कमेंट करने का ना, चलो आज तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बीएस तड़पाऊंगा इतना कि तुम्हें मौत आसान लगे, हंसते हुए कहता है। उसकी हंसी कमरे में मौजूद हर शख्स को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी उसका असिस्टेंट एक टूलबॉक्स लेकर आ गया। उस शख्स ने एक लड़के के हाथ को पकड़ा और उसमें चाकू घुसा दिया। इन्हीं हाथों से तुमने उसका हाथ पकड़ा था ना, क्या हो अगर मैं इस हाथ को ही काट दूं? हंसते हुए वो शख्स उस लड़के के हाथ से चाकू निकाल करके उसकी उंगलियों पर चलाने लगता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ एनेचाई किया, हमें पैसे दिए थे। एक लड़की ने रोते हुए उसने कहा। वो शख्स थोड़ी देर रुका, फिर तो भी तुमने मेरी बीवी को छुआ, उसके साथ गलत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये कहकर वो शख्स दोबारा उन्हें टॉर्चर करने लगा। जब वो मरने की हालत में पहुंच गए तब अंडस्को अमन, इन दोनों को जैकी के पास ले जाओ, उसकी भी पार्टी हो जाएगी। जी हाँ, ये शख्स विराज ही था जिसके शैडो गार्ड ने उन दोनों लड़कों को उठा लिया था। उन्हें टॉर्चर करने के बाद विराज ने उन दोनों को जैकी, जो कि एक टाइगर था, उसके पास भेज दिया। जैकी विराज को जंगल में मिला था, तब वो कुछ महीने का छोटा सा बच्चा था और वो जख्मी हालत में था। विराज ने उसका इलाज करवाया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया, पर जैकी वहां से फिर विराज के पास आ गया और अब वो विन रहता था। विराज ने उसके लिए बड़ा जंगल रिजर्व किया हुआ था, उसमें और भी जानवर रहते थे, लेकिन जैकी की वजह से कोई भी अनजान इंसान इस एरिया में नहीं आता था, इसलिए ये कैदखाना भी इसी जंगल में बनाया था। थोड़ी देर बाद हवेली में विराज अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था, तभी एक 20 साल की लड़की वहां आती है। उसके साथ लगभग एक 25 साल का लड़का भी डाइनिंग हॉल में आता है। लड़की, बिग ब्रो आई मिस्ड यू सो मच, आप घर भी नहीं आते हो और आप भाभी को भी हमसे मिलने के लिए नहीं लेकर आए हो। पाउटी लिप्स, कंफ्यूज्ड फेस, कंफ्यूज्ड फेस। ये लड़की विराज की बहन महक सिसोदिया है, जो 23 ईयर की है और अब अपने भाई की कंपनी में जॉब करती है। ये पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है, जो इनका शौक है। तभी वो लड़का, ये इस बिग ब्रो, मैं भी भाभी से नहीं मिला हूँ। विराज, ओ रियली अथर्व, अथर्व, ओ कोक, मैं भाभी को जानता हूँ पर वो तो मुझे नहीं जानती ना, मेरा मतलब उनके लिए तो मैं उनका सिर्फ दोस्त हूँ जिसने उनकी हेल्प की थी। उन्हें क्या पता उस दिन वो गुंडे रहने के लिए नहीं, उन पर हमला करने के लिए भेजे थे। फ्लैशबैक, विराज और सिया की शादी से 3 मंथ पहले की बात थी। रानी और सिया अक्सर पार्क में जाना पसंद करती थी। उस दिन बारिश का मौसम हो रहा था और सिया ने ड्राइवर को आने से मना कर दिया था कि रैनी उसे उसके अंकल आंटी के घर छोड़ देगी। रैनी और सिया पार्क से जा रहे थे, अचानक वहां 3 गुंडे आ गए और वो उन दोनों को परेशान करने लग गए। खराब मौसम की वजह से पार्क में कोई भी नहीं था। सिया और रैनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही थी। उन्हें इतनी भी याद नहीं थी कि रैनी की गाड़ी वहां है। वो लोग भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए रैनी हील्स की वजह से नीचे गिर जाती है। सिया दौड़ती हुई उसके पास आती, तभी वो गुंडे रैनी के पास आ जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, हैश तुझे तो मैं बताता हूँ, ये कहकर उसने एक और थप्पड़ रैनी को मत दिया। सिया, छोड़ दो रैनी को, उसने कुछ नहीं किया है, रोते हुए वो लड़के हंसते हुए, अरे वाह, आज तो मस्त माल मिला है, मजा आएगा आज तो। रैनी और सिया वहां डर से कांपते हुए खड़े थे क्योंकि रैनी के पैर में मोच आ गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। रैनी, सिया भाग यहाँ से, सिया मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रैनी, रैनी प्लीज सिया, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से। तभी उस रास्ते से 3 गाड़ियां निकली। 2 लड़कियों को रोड पर अकेले देखकर उन्होंने ब्रेक लगा दी थी। बीच की गाड़ी से अथर्व बाहर निकला, उसके बॉडीगार्ड ने उन तीनों लड़कों को घेर लिया। सिया, प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, इन्होंने मेरी फ्रेंड को मारा भी, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। रैनी के दोनों गालों पर उनकी उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया, फिर रैनी और सिया को अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल चला गया। उसने विराज को फोन करके सब सिचुएशन दी थी। विराज ने उन तीनों गुंडों को बुरी तरह से टॉर्चर करके जिंदा जैकी के सामने डाल दिया था। उनकी चीखों से जंगल गूंज उठा था। पहले से ही विराज के टॉर्चर से अधमरे हो चुके थे। जैकी ने थोड़ी देर में ही अपने दोस्त मौली, ये जैकी के लिए विराज ही फीमेल टाइगर कब लेकर आया था, के साथ उनका काम खत्म कर दिया। विराज,
अमन को फोन करके सिया के अंकल से कांटेक्ट करो, उन्हें बेस्ट डील ऑफर करो, मुझे सिया चाहिए किसी भी कीमत पर। फ्लैशबैक एंड अथर्व, वो तो बस इसी वजह से मैं सिया भाभी से मिला था और हम अच्छे दोस्त बन गए। मिस्टर राजवीर सिसोदिया, विराज के फादर। विराज, हमें लगता है आपको सिया की कम से कम बताना चाहिए, उनकी फैमिली भी है, उसे भी हक है हमारे बारे में जानने का। मिसेज अनाहिता सिसोदिया, विराज के मदर। हाँ वीर बेटा, वो उन लोगों की आखिरी निशानी बची हैं हमारे पास, आपको उन्हें उनकी फैमिली से भी बचाना है, उनके इरादे हमें सही नहीं लगते हैं। विराज, डोंट वरी मॉम। रात के 11 बजे का समय था जब विराज वापस विला आया। अपने रूम की तरफ जाते समय उसने सिया के रूम का दरवाजा खोला। धीमे धीमे कदमों से वो सिया के पास पहुंचा और उसके बेड के किनारे बैठ गया। वो प्यार भरी नजरों से सिया को निहार रहा था। उसकी आंखों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये शख्स इतना क्रूर हो सकता है। उसकी आंखों में सिया के लिए बेशुमार प्यार था। वो मेरे हर किस्से में है, मेरे जिस्म के हर हिस्से में है, मेरे ख्यालों में है, मेरे ख्वाबों में है, मेरे दिल में है, मेरी धड़कन में है। या खुदा, क्या इतना होने के बाद भी वो मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। थोड़ी देर सिया को देखने के बाद विराज अपने कमरे में आकर सो गया। आधी रात के समय सिया आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक उसका शरीर पसीने से लथपथ होने लग गया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रही थी। सिया चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो तड़प रही थी, उसकी आंखों से नींद में ही आंसू निकल रहे थे। लेकिन सिया ने सपने में ऐसा क्या देखा जिस देख वो तड़प उठी थी। सिया के सपने में एक दर्दनाक मंजर। सिया के सामने उसके दोस्त रैनी की बॉडी पड़ी थी। उस पर जख्मों के निशान थे, मानो उस लड़की को बहुत मारा गया हो। बेसुध सी पड़ी वो लड़की सिया से, सियू अपना ख्याल रखना, टूटती हुए आवाज में, मुझे जाना होगा, मेरा अथर्व मेरा इंतजार कर रहा है, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। सिया, रानी तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, लाउडली क्राइंग प्लीज रेनू। रैनी, सिया मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से। उन अंडस्को लोगों ने करण, सिया का बॉडीगार्ड और अथर्व दोनों को बेरहमी से मार दिया। लाउडली क्राइंग, इससे पहले वो तुम तक पहुंचे, भाग जाओ यहाँ से। मैंने विराज जीजू को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुझे बचा लेंगे। दर्द में तड़पते हुए, प्लीज सिया भाग जा, कहते कहते रैनी सिया की बाहों में ही दम तोड़ देती है। सिया पागलों की तरह दौड़ रही थी। भागते भागते वो उस जंगल में पहुंच गई थी जहां सिया को टॉर्चर किया था। पूरे जंगल में कामिनी और राहुल के आदमी फैले हुए थे। उस जंगल में 100 से अधिक गार्ड थे। पिछली रात में आए सपने में फिर उसी डरावने सपने का दौर शुरू हो जाता है। कैसे उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। पता नहीं कैसे जैकी और मॉली उस जगह पहुंच जाते हैं। वो कुछ गुंडों को मार देते हैं और कुछ को घायल कर देते हैं। कैसे वो गुंडे उन दोनों को गोली मार देते हैं। जब विराज अगली शाम को सिया को ढूंढता हुआ उस जंगल में पहुंचता है, तब कामिनी और राहुल कैसे विराज को लोहे की रोड से मारने लगते हैं। दिव्यम की उसके साथ बदमिजी करना, विराज का उसे दिव्यम से बचाना, कामिनी और राहुल का सिया और विराज पर गोली चलाना और इस दर्दनाक मंजर के साथ उनकी मौत। जैसे ही सिया डर के मारे बिस्तर से उठती है तो खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। वो पसीने से भीगी हुई थी। सिया, हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या ये मैं सपना ही है या सच में मेरा पुनर्जन्म हो गया है। तभी उसके कमरे में तेज रोशनी आती है। सिया का पूरा रूम उस रोशनी से भर जाता है। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो सिया सम्मोहित सी हो गई थी। वो आवाज उसके बेचैन मन को सुकून दे रही थी। सिया, जो तुमने सपने में देखा वो महज सपना नहीं था। तुम्हें नियति ने एक और मौका दिया है, सही और गलत का चुनाव करने का, अपनों की जिंदगी बचाने का। तुम्हारे भोलेपन के कारण बहुत लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। तुम्हें ये नया जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है, इसे व्यर्थ मत गंवाना। भगवान हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करे, कहकर वो रोशनी कमरे से गायब हो जाती है। उस रोशनी के कमरे से जाते ही सिया उस सम्मोहन से भी बाहर निकल गई। इसका मतलब कामिनी दी मुझसे नफरत करती थी। कंफ्यूज्ड फेस। उन्होंने पिछले जन्म में मुझसे जुड़े सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। सिया आंखों में गुस्सा भर कर, पर इस बार उन लोगों को मैं हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी। ये लड़ाई मेरी है, इसे मुझे ही लड़ना होगा। वहीं दूसरी ओर हवेली में मिस्टर सिसोदिया, अनाहिता, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मिसेस सिसोदिया, राजवीर, हम जानते हैं आप वीर के लिए परेशान हैं,
पर हमें हमारे बच्चे पर विश्वास रखना होगा। आप जानते हैं वीर सिया से उस वक्त से प्यार करता है जब उसने पहली बार सिया को अपने हाथों में पकड़ा था। मिस्टर सिसोदिया, हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब सिया के पैदा होने के बाद सबसे पहले वीर ने ना उसे पकड़ा पर उसे वापस देने से भी मना कर दिया। ग्रिन ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वो हमेशा कहता था सिया उसकी है, उस पर सिर्फ सिया का हक है। लेकिन हम एक बाप भी हैं अनाहिता, जिन लोगों ने अपने सगे भाई भाभी को पैसों के लिए मरवा दिया, क्या वो सिया को छोड़ देगी ये जानते हुए कि सिया के नाम उसके 60% शेयर कुछ महीने बाद हो जाएंगे? मिसेस सिसोदिया, सिया के लिए विराज किसी भी हद तक चला जाएगा, आप भी ये बात जानते हैं। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो सिया और अपना ध्यान रख लेगा, आप चिंता मत करिए। कल हम महागुरु से मिलने जाएंगे, उन्होंने ही विराज को हमारी खाली गोद में देकर हमारी खाली जिंदगी में रंग भर दिया था। स्माइल, वो जरूर हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। मिस्टर सिसोदिया, ठीक है अनहिता, हम कल ही जाएंगे। कौन थे सिया के माता पिता? क्या सब जान करके भी सिया अपना पाएगी विराज को? क्या ले पाएगी सिया अपना इंतकाम? क्या उद्देश्य है सिया के पुनर्जन्म का? सिसोदिया विला। विराज सुबह सिया के उठने से पहले ही घर से निकल गया था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो अभी तक कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं आया था। ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे की थी, लेकिन विराज सुबह 7 बजे आ जाता था और रात को भी 10 बजे तक वहां काम करता था। इसलिए आज सिंघानिया एंटरप्राइजेस का पूरे देश में नाम था। लेकिन दूसरी वजह ये भी थी कि वो सिया को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि सिया का उसे देखकर अनदेखा करना उसे हट कर जाता था। ऑफिस में आकर वो अपने केबिन में आकर अपना काम करने लग जाता है। आधे घंटे बाद अमन पा भी वहां आ जाता है। वो 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाता है। 1 कप विराज को पास करके खुद सोफे पर बैठकर चाय पीने लगता है। उसे देख विराज सिर्फ अपना सिर हिला देता है, मानो ये उसका रोज का काम है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट मंगवा कर विराज के सामने टेबल पर रख देता है और खुद विराज का आज के दिन का शेड्यूल बनाने लग जाता है। ब्रेकफास्ट करके वो प्लेट वहां से हटा देता है। विराज उसे देखकर, अमन मुझे लगता है तुम एक अच्छी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो। ओपन माउथ स्माइल। अमन, क्या फियरफुल मैं वाइफ कैसे बन सकता हूँ? डोंट चेंज माई जेंडर एंग्री। अमन न सिर्फ विराज का पा है, वो उसका अच्छा दोस्त भी है। अमन 26 साल का लड़का है जो दिखने में क्यूट है, अच्छी हाइट है, पर उसकी क्यूटनेस की वजह से वो लड़कियों और लड़कों दोनों का ही क्रश बना हुआ है और विराज भी ये बात जानता है, इसलिए उसे इस बात पर चिढ़ाता है। वो अलग बात है कि हमारा क्यूटी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है और एक अच्छा फाइटर और शूटर भी है। अमन की लाइफ में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं है जिसे उसने पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया है। कोष्टक। अमन वीर का ख्याल एक बड़े भाई की तरह रखता है। शायद ये उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट थे, जैसे वो अपनी बहन का ख्याल रखता था वैसा ही वो विराज के लिए भी था। फिर वो दोनों ही अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आज विराज को फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। कुछ न्यू मशीन आई थी, वो भी देखनी थी। उनकी फैक्ट्री कंपनी से 2 घंटे की दूरी पर थी। विराज, अमन लंच के बाद मेरी मीटिंग्स कैंसिल कर देना, आज हमें फैक्ट्री भी जाना है। अमन, ओके बॉस। दूसरी ओर विला में जब सिया सोकर उठी तब तक सुबह के 10 बज रहे थे। कॉलेज में 3 दिन के हॉलीडेज थे तो उसे जल्दी भी नहीं थी सुबह उठने की। वो उठकर फ्रेश हो जाती हैं और हॉल में आ जाती हैं। सोफे पर बैठकर वो मीना आंटी जो वहाँ कुक थी उन्हें आवाज़ लगाती हैं। मीना आंटी, आज खाने में मुझे पनीर का पराठा खाना है। मीना आंटी, ठीक है बिटिया, तुम टीवी देखो, हम अभी बनाई देते हैं। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। उस पर कामिनी का कॉल आ रहा था। पहले तो उसने कॉल रिंग होने दिया, फिर लास्ट रिंग पर उठा लिया। हेलो डी, कैसे हो आप? कामिनी, मैं ठीक हूँ सिया। ओके डी, कुछ काम के लिए फ़ोन किया है क्या? कामिनी, सिया मैं सोच रही हूँ क्यों न हम लोग आज क्लब चले, अब तो कॉलेज भी बंद है। सिया, जोर कुछ सोचकर, दी आज तो मैं और रैना शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और रात के टाइम में बाहर नहीं रह सकती हूँ। आप तो जानती है ना, विराज ने मेरे लिए कुछ रूल सेट किए हैं। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। सी यू बेबी, तुम्हें विराज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद लेट घर आता है और कौन जाने वो किस किस के साथ वक्त बिताता फिरता है। उसने तुम्हें घर में कैद कर लिया है। सिया, कामिनी दी, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, पर मैं ठीक हूँ यहाँ। आप अपना मूड ठीक करो और चलो शॉपिंग पर मिलते हैं। आप भी आ जाओ, हम शाम को सिटी मॉल जा रहे हैं। कामिनी, ठीक है, सी यू, शाम को मिलते हैं। सिया फ़ोन काट देती है
उसे याद था पिछले जन्म में वो बिना विराज को बताए क्लब गई थी जहां दिव्यम और काम्या ने मिलकर उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था जिसके असर से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे पसीने आ रहे थे। जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रही थी तब नशे में धुत एक आदमी ने उसे मोलेस्ट करना शुरू कर दिया। वो तो सही वक्त पर विराज के गार्ड्स ने उसे बचाकर विराज को इन्फॉर्म कर दिया था। विराज ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसके घर से बेवजह बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। अब हर जगह विराज के गार्ड उसके साथ जाते थे। सब कुछ याद करके, साई, सिया, इस बार मुझे अपनी गलतियां नहीं दोहरानी है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बार उन लोगों के धोखे में नहीं आऊंगी। कामिनी, उस बिच ने क्लब जाने से मना कर दिया। कंफ्यूज्ड फेस राहुल, क्यों? कामिनी, वही तुम्हारे भाई के रूल स्मर्क स्मर्क समझ में नहीं आता। ऐसा है क्या उसमें जो विराज उसके पीछे पागल बन गया है? आई जस्ट हेट हर। राहुल, इतनी नफरत है तो उसे रास्ते से हटा क्यों नहीं देती हो? कामिनी, हटा देती, नफरत भरे लहजे में, लेकिन उसके नाम के शेयर प्रॉब्लम है। वो शेयर वो किसी के भी नाम अपने 23वें जन्मदिन पर ही कर सकती है। इससे पहले अगर उसे कुछ होता है तो वो 60% शेयर ट्रस्ट में चले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पापा के नाम पर 15% शेयर है और मेरे नाम पर 5%। बाकी के 20% शेयर दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। इसलिए अभी 7 महीने उसे और झेलना पड़ेगा। सोचा था इन कुछ महीनों में उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी पर विराज ने उससे शादी करके मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। पाउटिंग। वहीं अनाहिता और राजवीर, विराज के पेरेंट्स, गुरुजी के आश्रम में आ गए। गुरुजी का आश्रम शहर की आबो हवा से दूर उत्तराखंड में था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, ऊपर पहाड़ों पर गिरी बर्फ, शांत वातावरण इस स्थान को अपने आप में ही अनोखा बनाता था। क्या सिया बचा पाएगी खुद के कामिनी के इरादों से? कैसी होगी गुरुजी से अनाहिता और राजवीर की मुलाकात? टू बी कंटिन्यूड।